ओके, इंग्लिश में आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होती है? इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि लाइक जब हम बात करते हैं एप्टीट्यूड इंग्लिश की बात करते हैं, जब ई कैट या फिर एम डी कैट की बात करते हैं या फिर ई कैट इंग्लिश की बात करते हैं, तो इसमें कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि लाजमी मौजूद होता है। कोई भी आप एंट्री टेस्ट देंगे पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में ना, एक आपको लाजमी मिलेगा एक क्वेश्चन मिलेगा जिसको हम कहते हैं स्पॉटिंग एरर। तो स्पॉटिंग एरर इज़ अ मस्ट कमिंग क्वेश्चन इन ऑल द एंट्री टेस्ट। स्पॉटिंग एरर किसे कहा जाता है? स्पॉट द एरर या स्पॉटिंग एरर के अ सेंटेंस विल बी गिवन टू यू। एक सेंटेंस आपको जो है उसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, एक सेंटेंस आपको उसके अंदर दिया जाएगा। कोई भी सेंटेंस में लिखा होगा लाइक के अली एंड उस्मान इज़ playing cricket in the ground। अली एंड उस्मान इज़ प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। और यहाँ पर क्या होगा कि कुछ 4 ब्लैंक्स इसके अंदर लगे होंगे, जैसे कि इस में लगा हुआ होगा या फिर प्लेइंग में लगा होगा, इन में लगा होगा, इसी तरह से ग्राउंड में लगा होगा, और नीचे 4 अंडरलाइंस होंगे। किसी में ए लिखा होगा, किसी में बी, किसी में सी और किसी में डी। स्पॉटिंग एरर में आपको ये तो इतना आसान आता नहीं है, ठीक है, वो मैं जस्ट बता रहा हूँ स्पॉटिंग एरर कहते हैं किसे, ठीक है। तो आपको स्पॉट करना है कि एरर कहाँ इन चारों में से। तो अब एक एरर आपने स्पॉट किया यहाँ पर कि सर ए में एरर है ना, बजाय इसके यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए था। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड स्पॉटिंग एरर। अब ये एरर इसमें जैसे कि हेल्पिंग वर्ब का है, एरर बहुत तरह के हो सकते हैं, आर्टिकल्स के हो सकते हैं, प्रेपोजिशन का हो सकता है, कंडीशनल्स का हो सकता है, ठीक है, वोकैबुलरी में हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों के एरर्स हो सकते हैं उसके अंदर है। तो अब इन एरर्स को समझना है अगर है कि कितनी तरह के एरर होते हैं ना, तो उसमें हम एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे ये जो एरर इसके अंदर है ना कि ये अली एंड उस्मान हमारे पास सब्जेक्ट था और ये जो था ये हमारे पास एक वर्ब था। तो सब्जेक्ट वर्ब के साथ अग्री नहीं कर रहा था, सब्जेक्ट वर्ब के लिहाज से नहीं था, या वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं था। तो इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कि जब भी कोई सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है तो उसमें सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट में होना बहुत ज़रूरी है, मतलब मुताबिक होना एक दूसरे का ज़रूरी है। सब्जेक्ट हमेशा या वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के लिहाज से देखते हुए लग रहा होता है। सिंपल सी बात है ना, अगर हम गलत वर्ब लगा दें तो उसका मतलब सेंटेंस हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। सो यही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा टाइम इसमें भी लगेगा हमारा। देखने में बज़ाहिर जितना आसान टॉपिक लगता है ये उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बेसिक कुछ बातें हम करते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है, राइट। द डूअर और परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। काम का करने वाला, ये हम बचपन से पढ़ते हैं डेफिनेशन की। द सब्जेक्ट कैन बी आइदर अ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट कभी नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, अली उस्मान फरहान आयशा फातिमा, या प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ही शी इट आई यू वी दे। कोई नाउन कोई प्रोनाउन यूज़ हो सकता है सब्जेक्ट के तौर पे। सो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। तो बड़ा आसान होता है सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। फॉलोइंग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कैन लीड अस टू द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। अच्छा, समटाइम्स हम कोई सवाल करके भी सब्जेक्ट को पहचान पाते हैं। जैसे कि हु का सवाल अगर हम कर ले, कौन, तो हु का सवाल करें तो जिसको जवाब आएगा तो वही सब्जेक्ट होगा। जैसे वो दरवाजे पर दस्तक, ही इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, तो ही सब्जेक्ट हो गया। या व्हाट के सवाल या फिर क्या, व्हाट का क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, ठीक है। तो जैसे टीचिंग इज़ माई प्रोफेशन, तो व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, तो टीचिंग यहाँ पर लाइक हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि अली यार हेल्प्ड हिज ट्राइब टू फाइट अगेंस्ट द इन्वेडर्स, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, अली यार हो गया, ठीक है, बिकॉज इज अ परफॉर्मर ऑफ एक्शन। और कौन है तो अली यार, हु के सवाल जनरेट करेंगे तो अली यार आंसर आएगा। इस तरह ईटिंग एप्पल कैन हेल्प यू टू स्टे एक्टिव। अब यहाँ कौन का सवाल नहीं, क्या, तो दैट इज ईटिंग एप्पल, व्हाट का क्वेश्चन आ रहा है, तो ईटिंग एप्पल कैन हेल्प यू टू स्टे एक्टिव, ठीक है। तो दैट ईटिंग एप्पल पूरा हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हमारे डूअर ऑफ एक्शन होता है, या जिस हु और व्हाट का आंसर जिसके अंदर आता है। ये तो पता है सबको, बहुत ईजी बात है, कोई तो मुश्किल नहीं है। ये प्राइमरी सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं ये चीज़ें। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितनी तरह के होते हैं? तो बेटा सब्जेक्ट हमारे पास 3 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, और एक होता है हमारे पास कंप्लीट या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट उसको हम कहते हैं। तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स,
3 तरह के सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। क्या फ़र्क है अब तीनों में सर? तो पहला सिंपल सब्जेक्ट, अ नाउन सिंगल वर्ड फंक्शनिंग एज अ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सिंपल सब्जेक्ट। अगर कोई सिंगुलर या प्लूरल नाउन आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जैसे कि हमारा सिंपल सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अली इज़ वेटिंग फॉर अस इन द मार्केट, तो अली एक हमारा सिंपल सब्जेक्ट है, एक नाउन यूज़ कर ले सिंपल सा। द बॉयज़ आर रेडी फॉर द मैच, अब यहाँ पर जो बॉयज़ हो गए दैट्स आल्सो सब्जेक्ट, बट ये प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें कोई एक नाउन यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे वो प्लूरल में हो। समझ में आएगा सबको? दैट इज़ अ सिंपल सब्जेक्ट। डेफिनेशंस नहीं आएंगी पेपर में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे आगे से, ठीक है? आएगा तो स्पॉटिंग एरर, समझ गया ना इस चीज़ को? और ये यहाँ पर क्या है, अली इज वेटिंग फॉर अस इन द मार्केट, अगर आंसर नहीं हो हु इज वेटिंग फॉर अस इन द मार्केट, तो हु सब्जेक्ट नहीं होगा। हु इज़ वेटिंग फॉर अस, यस, तो अली इज़ वेटिंग फॉर अस। आंसर अगर नहीं हो सिर्फ ऐसे, अच्छा, हु इज़ वेटिंग फॉर अस इन द, नहीं सब्जेक्ट मिसिंग। अगर हु वाला ही क्वेश्चन, अगर इंटरोगेटिव क्वेश्चन अगर हम लिखते हैं ना, जैसे कि हु वाला क्वेश्चन जब लिखते हैं, हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हु वाला क्वेश्चन जो होता है ना, तो उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है। हु में तो सब्जेक्ट, हु का सवाल इसलिए राइज किया जाता है कि इसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु इज़ वेटिंग फॉर मी, हु इज़ टीचिंग यू, सब्जेक्ट मिसिंग है, सेंटेंस सब्जेक्ट है ही नहीं। बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, जैसे यहाँ पर बन जाए। हु का सवाल राइज करेंगे तो उसका आंसर अली आ जाए, कहने का मकसद ये था, ठीक है? तो ये हमारे पास एक सिंपल सब्जेक्ट होता है जो कि एक नाउन होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है? और आपको ये बात भी शायद मैंने आपको बताई थी ओरिएंटेशन वाले डे में जब आप आए थे, तो उसमें भी बताया था लाइक कि इसके अंदर हमारे पास फंक्शनल इंग्लिश होती है, ई कैट एम डी कैट की जो इंग्लिश होती है उसमें ग्रामर बेस्ड इंग्लिश होती है। उसके अंदर कोई भी आपके जेंडर के क्वेश्चंस या प्रोज या पोइट्री के कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसलिए हम आप ये कह सकते हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं आप, जेंडा पढ़ा दें या आप ओकेंटा पढ़ा दें, तो आता ही नहीं है। ये फंक्शनल इंग्लिश है, ग्रामर बेस्ड इंग्लिश आती है, और जो बहुत टफ होती है इंटर की इंग्लिश के मुकाबले में। इंटर में तो बस नरेशन है सिर्फ हमारी ग्रामर में, और कुछ भी नहीं है नरेशन के अलावा, डायरेक्ट एंड वो सेक्शन सी में आता है और कुछ भी नहीं है, बाकी तो याद करने वाली चीज़ें सारी। नेक्स्ट हमारे पास होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कहेंगे भाई? कि द टू और मोर देन टू नाउन या प्रोनाउन ज्वाइंड बाय एंड और नॉर आर कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट। अगर दो सिंपल सब्जेक्ट या दो नाउन दो प्रोनाउन एंड और नॉर इन वर्ड्स के साथ अगर कनेक्ट हो जाए तो उनको कहा जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देख लें, जमील एंड काशिफ आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब देखो जमील एंड काशिफ ये सब्जेक्ट है ना भाई, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है जो कि एंड के वर्ड के साथ कनेक्ट हुआ है। समझ में आ रही बात? नाइदर जोया नॉर अलीना इज हैप्पी विद दिस प्रोजेक्ट, दैट्स आल्सो अ कंपाउंड सब्जेक्ट जो कि नाइदर नॉर के वर्ड्स के साथ जुड़ गया। तो कंपाउंड सब्जेक्ट हमारे पास क्या होते हैं? जो एंड और नॉर इन वर्ड्स के साथ जुड़े होते हैं, दो नाउन या दो प्रोनाउन इन वर्ड्स के साथ जुड़े हो, तो ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है? इसके बाद एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो थोड़ा सा लॉन्ग होता है। तो अब वो अलग अलग कैटेगरी वाइज उसमें होता है। कंपाउंड सब्जेक्ट में 4 अलग अलग कैटेगरी बना रहे हैं जो कि हमारे पास, सॉरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हमारे पास होता है। नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट, नाउन का पूरा ही कोई फ्रेज इस्तेमाल किया जा सकता है सब्जेक्ट के तौर पे, जिसमें नाउन हो उसका पूरा एक फ्रेज हो, मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ जुड़ा हो नाउन। जैसे अली एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज आउटसाइड वेटिंग फॉर द बस, तो ये अली से स्टार्ट होने वाला पूरा नाउन फ्रेज है। अली एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ये पूरा रेड से जो आपको दिख रही है पूरा सब्जेक्ट है। अली और उसके साथ साथ उसके दोस्त वो इंतज़ार कर रहे हैं बाहर बस के लिए, ये पूरा सब्जेक्ट हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा अली हाई आई यू वी दे ही शीट नहीं होता है, थोड़े लंबे भी हो सकते हैं। इसी तरह से सेकंड में नाउन क्लॉज है सब्जेक्ट। क्लॉज किसे कहा जाता है? जिसमें सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब भी मौजूद हो, दैट्स अ क्लॉज। जैसे व्हाट वी सॉ वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, जो हमने देखा वो नामुमकिन था अल्फाज में बयान कर सकें। व्हाट वी सॉ, जो हमने देखा, अब ये पूरा नाउन क्लॉज यूज हो रही है, पूरा सब्जेक्ट है। व्हाट वी सॉ मतलब क्या देखा, तो जो हमने देखा, तो ये पूरा सब्जेक्ट हमारे पास है, तो ये नॉन क्लॉज है। क्लॉज से मुराद क्यों करें? सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब पूरा जुड़ा हुआ है और ये पूरा एक सब्जेक्ट के तौर पे एक्शन कर रहे हैं। यस, दैट इज एक्चुअली ये नाउन के साथ एक पूरा वर्ब जुड़ा हुआ है ना, तो ये हमारा पूरा नॉन क्लॉज कहलाएगा। क्लॉज के बारे में आगे हम कभी बात करेंगे। थर्ड है सब्जेक्ट अलॉन्ग विद अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। सब्जेक्ट कभी कभार किसी प्रेपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जैसे ऑल द बॉयज इन द फील्ड, इन है ना प्रेपोजिशनल फ्रेज आगे, इन द फील्ड। ऑल द बॉयज इन द फील्ड आर एंक्शियस फॉर टुडेज गेम, तो पूरा सब्जेक्ट क्या है? पूरे यहाँ से यहाँ तक हो गया, ऑल द बॉयज इन द फील्ड, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया।
सब्जेक्ट अलॉन्ग विद अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज किससे कहा जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन, विच, वेयर, हाउ, इन सब से जुड़े होते हैं। जैसे ऑल द बुक विच वर रिकमेंडेड बाय द प्रोफेसर हैज़ बीन बाउट, मतलब वो तमाम किताबें जिसको प्रोफेसर ने रिकमेंड किया था उन सबको ख़रीदा जा चुका है। अब देखो ऑल द बुक्स, अब विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ किया गया है, विच वर रिकमेंडेड बाय द प्रोफेसर हैज़ बीन बाउट, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सब्जेक्ट है। ऑल द बुक्स विच हैव बीन रिकमेंडेड बाय द प्रोफेसर, वो तमाम किताबें जिसको रिकमेंड किया था प्रोफेसर ने। तो देयर इज अ मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, विच वन? अच्छा, ऑल द बुक, ओके यस राइट, देयर इज अ मिस्टेक। ऑल द बुक्स विच वर, हाँ अगर बुक कहेंगे तो हैज़ बीन आया हुआ है, यस राइट, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, हैव बीन बाउट, यस। असल में यही तो डिस्कस करना है हमें इसके अंदर, यू आर राइट हियर। सो फिर से बता रहा हूँ मैं आपको अगेन कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट हमारे पास तीन तरह के होते हैं। सिंपल सब्जेक्ट बता दिए, याद रखिएगा, नाउन होगा सिंगुलर चाहे प्लूरल। कंपाउंड सब्जेक्ट, व्हाट इज़ कंपाउंड सब्जेक्ट? जिसमें दो नाउन्स या दो प्रोनाउन जुड़े हों, एंड और नॉर इस तरह के वर्ड से। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्या होता है? जो थोड़ा सा लॉन्ग सब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, उसके अंदर वो डिफरेंट तरह के होता है, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, या फिर उसके अंदर हमारे पास कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज़ हो सकता है, या फिर हमारे पास रिलेटिव क्लॉज यूज़ हो सकता है। मतलब देखने में मतलब थोड़ा लॉन्ग होता है, ये मुख्तलिफ चीज़ों से जुड़ा होता है ये। तो सब्जेक्ट सिर्फ अली, आई, यू, वी, दे, आयशा, फातिमा ये नहीं होता, बहुत कुछ और हो सकता है, कहने का मकसद ये है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स ही आते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट से ही टेस्ट में आ रहा होता है। मतलब आई, यू, वी, दे जैसे मैंने बताया तो कोई भी लगा लेगा, तो गलती तो फिर होनी नहीं चाहिए, पूरे कराची के नंबर आने चाहिए, ऐसा लेकिन नहीं होता, ठीक है। तो इसको अभी एक एक करके समझेंगे ना तो वन बाय वन तो समझ में आएगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब आते हैं इसके रूल्स पर ना, कि सब्जेक्ट पर अग्रीमेंट के, कि वर्ब के साथ अग्री कैसे करेगा सब्जेक्ट। सबसे पहला, सिंगल सब्जेक्ट ऑलवेज अग्रीज विद द सिंगल वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज अग्री विद द प्लूरल वर्ब। मीन्स के अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। वेरी इजी। जैसे अ बॉय प्लेज क्रिकेट, ये सिंगुलर नाउन है और ये सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा एस या ई एस लगाते हैं। देखो उल्टा होता है, सिंगुलर वर्ब जो होता है ना तो उसके साथ हमेशा एस या ई एस लग रहा होता है, लेकिन सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। लेकिन ये अगर प्लूरल नाउन करते हैं तो क्या होता है? एस या ई एस लगाते हैं, और प्लूरल वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ये भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग एक चीज़ है ना, कि नाउन सिंगुलर होता है तो उसमें नहीं लगता एस या एस, लेकिन वर्ब अगर सिंगुलर होता है तो उसमें एस या एस लग रहा होता है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब जिसको हम कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है उसको, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस भी कहते हैं उसको। तो अ बॉय प्लेज क्रिकेट, अ गर्ल ईट्स फूड, अ चेयर इज मेड, अ स्कूल एजुकेट्स द यंग माइंड्स। समझ में आ रही है बात? तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, पहला रूल। इस तरह प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। बॉयज़ प्ले क्रिकेट, गर्ल्स ईट फूड, चेयर्स आर मेड, स्कूल्स एजुकेट द यंग माइंड्स। अब देखो जब यहाँ ऐसे ऐसा है तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, और यहाँ नहीं था तो यहाँ पर आ रहा था, ऐसे ही होता है ना। तो ये तो फर्स्ट रूल होता है, बड़ा बेसिक है, सिंपल सब्जेक्ट के लिए होता है ये। अगर सिंपल सब्जेक्ट आपका लगा हुआ है तो वो देखेंगे सिंगुलर अगर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। तो मसला ये तो सबको समझ में आया था, ठीक है। मसला तो आगे शुरू होता है। तो ये कोई मसला तो नहीं है ना बेटा। सिंपल टेंस आपने पढ़ा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसमें यही चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, ही, शी, इट, आई, यू अगर आ जाए, सिंगुलर नेम आ जाए तो फिर एस या एस का इजाफा करते हैं, पढ़ा है ना ये। अब आ जाते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट पर। सिंपल सब्जेक्ट में तो और कुछ नहीं था। अब कंपाउंड सब्जेक्ट की जब बात करते हैं तो उसमें क्या होगा? रूल नंबर 2 हमारे यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड रूल। और सेकंड रूल क्या होता है? सेकंड रूल कहता है हमसे एंड, जब आ जाए ना एंड वाला रूल होता है ये, कि व्हेन अ सब्जेक्ट हैज़ 2 और मोर पार्ट्स ज्वाइंड बाय एंड, ट्रीट द सब्जेक्ट एज प्लूरल एंड यूज प्लूरल वर्ब। कंपाउंड सब्जेक्ट को हम प्लूरल कंसिडर करते हैं और प्लूरल वर्ब उसके अंदर यूज़ किया जाता है। लाइक अली एंड अहमद। अब देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या तो हैज़ लगा सकते थे या तो हैव लगा सकते थे। हैज़ लगता है हमारे पास सिंगुलर के लिए और हैव लगता है हमारे पास प्लूरल के लिए, ऐसा ही है। नाउ लेट्स सी, अली एंड अहमद हैव मेड अ न्यू डिज़ाइन फॉर द ऑफिस, बिकॉज अली एंड अहमद ये हमारे पास एक प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, तो इसके साथ हमने हैव लगाया बजाय हैज़ लगाने के, चूँकि 2 लोग हैं दैट्स वाई प्लूरल हो गया ना ये। तो ये हमारे पास रूल 2 होता है। जब लेकिन अब आते हैं एक्सेप्शन इसके अंदर, कि समटाइम्स हमारे पास 2 वर्ड्स एंड के साथ जुड़े होते हैं लेकिन हम उसके सिंगुलर कंसीडर कर रहे होते हैं। व्हेन 2 डिफरेंट नाउन मेक्स अ सिंपल थिंग मेक्स अ सिंगल सेंस, मेक्स अ सिंगल आइडिया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ स्लो एंड स्टेडी, यस, विन या विंस द रेस, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर?
विंस द रेस, ये तो पढ़ा हुआ है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जबकि यू कैन सी दैट्स अ कंपाउंड सब्जेक्ट, स्लो एंड स्टेडी, तो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, दोनों जुड़े हुए एक साथ, तो होना क्या चाहिए था, विन द रेस होना चाहिए था, बट ये विंस होता है। हम बचपन से याद करते हुए आ रहे हैं, बिकॉज इसका सेंस सेम बनता है, हमेशा एक साथ यूज़ किए जाते हैं ये स्लो एंड स्टडी। इसी तरह से ब्रेड एंड बटर इज़ नॉट ईजी टू अर्न इन दिस एरा ऑफ इन्फ्लेशन, तो ब्रेड एंड बटर मतलब ना ये दोनों एक साथ ही आते हैं, ब्रेड एंड बटर अलग अलग नहीं आते, तो इसलिए हम इसको चूँकि सिंगल सेंस दे रहा है तो इज़ नॉट ईजी टू अर्न इन दिस एरा ऑफ इन्फ्लेशन, ना कि आर लगाया। तो ऐसा हो सकता है कि कंपाउंड सब्जेक्ट हमारे पास जो है वो सिंगुलर हो जाए, उसका सेंस एक बन रहा हो और डिफरेंट सेंस बन रहा है, तो उसको प्लूरल कंसिडर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक्सेप्शन है, इस रूल के खिलाफ एक बात होगी, रूल 2 के को मसला क्लियर है? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें इन्हीं में से MCQs बनते हैं, इसको याद रखिएगा। रूल 3 है आर्टिकल्स एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव। थर्ड रूल है आर्टिकल्स आ जाए या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव्स अगर हमारे पास आ जाए, आर्टिकल्स मीन्स ए एंड द, ये वर्ड्स आ जाए। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, माई, योर, हिज, हर, पोजेशन शो करने वाले एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे पास। तो आर्टिकल्स तो आप सब जानते हैं, दैट इज ए एंड द हो गए, और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएंगे, माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे। When the article this or possessive adjective this is used before only one noun, one person, one thing is intended and hence the verb must be singular. अब देखो दोबारा से कंपाउंड सब्जेक्ट आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास क्या लगा हुआ, या तो पॉजिटिव प्रोनाउन या तो आर्टिकल, तो आप इसको सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। अभी एक्सेप्शंस चल रही है असल में उसके अंदर। द ब्लैक एंड वाइट टीवी इज नॉट वॉच दीज डेज। देखो द ब्लैक एंड वाइट एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दा शुरू में आ गया तो एक ही सेंस है इसका, द ब्लैक एंड वाइट टीवी, एस लगाएंगे ना, क्योंकि एक ही चीज़ की बात की जा रही है, तो दा आ गया, दैट इज एन आर्टिकल। द डॉक्टर एंड हाउस ओनर हैज़ जस्ट अराइव्ड, मतलब दा एक बार आया, इसका मतलब वो डॉक्टर जो हाउस ओनर भी है, ये दोनों एक ही बनता है। द डॉक्टर एंड हाउस ओनर हैज़ जस्ट अराइव्ड, तो डॉक्टर और हाउस ओनर जो है वो अभी अभी पहुँचे हैं, उनकी अभी आमद हुई है, ये दोनों एक ही बंदे हैं असल में। दा शुरू में अगर आ गया तो उसका मतलब यही है ना बेटा। इस तरह माई अंकल एंड डॉक्टर विजिट्स मी वीकली, मेरे अंकल जो कि डॉक्टर भी हैं तो वो विजिट करते हैं वीकली, तो एक ही ये पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया माई, तो अंकल एंड डॉक्टर ये हमारे कंपाउंड सब्जेक्ट है, लेकिन प्लूरल नहीं लेंगे, चूँकि माई आ गया तो उसका मतलब ये एक ही शख्स है कोई है जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट किया जाएगा, प्लूरल नहीं, इसलिए हमने देखा सिंगुलर वर्ब यूज़ किया उसके आगे। यहाँ पर इज़, यहाँ पर हैज़, यहाँ पर विजिट्स, ऐसा ही है। तो मसला समझ में आ रही बात? इफ़ यू आर क्वाइट वेल वर्ड्स इन इंग्लिश ना, तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता होता है। हाँ, लेकिन अगर नहीं है, थोड़ा इंग्लिश वीक है, तो आपको ये सारे रूल्स याद रखने पड़ेंगे। एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर है, व्हाट इज एक्सेप्शन? व्हेन द आर्टिकल ए एंड द और पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज वगैरह इज यूज्ड बिफोर बोथ द नाउन्स, टू डिफरेंट पर्सन्स आर इंटेंडेड एंड हेंस द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। अगर दोनों नाउन के साथ, जैसे अभी है ना, अगर दोनों नाउन से पहले आर्टिकल आ जाए या पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, उस सूरत में आप इसको प्लूरल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग लोग मुराद होंगे। जैसे कि द डॉक्टर एंड द हाउस ओनर हैव जस्ट अराइव्ड, ये दोनों अलग अलग लोग हैं कि डॉक्टर और हाउस ओनर ये दोनों जो है वो अभी अभी पहुँचे हैं, तो अभी हैव लगाया था, अभी प्लूरल सेंस आया, क्योंकि दोनों से पहले दा आ रहा है। आप देख लीजिए, माई अंकल एंड माई डॉक्टर विजिट मी वीकली, ये दो अलग अलग लोग हैं, मेरे अंकल और मेरे डॉक्टर विजिट करते हैं, अभी अंकल डॉक्टर नहीं, ये अलग अलग लोग हैं, तो दैट्स में विजिट कर दिया। बात समझ में आ गई कि आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव्स अगर सिर्फ स्टार्ट में लगे कंपाउंड सब्जेक्ट के तो सिंगुलर है, और दोनों नाउन से पहले लगा हो कंपाउंड सब्जेक्ट में तो प्लूरल है। क्लियर है? कोई बहुत आसान बात है, मुश्किल बात तो नहीं कर रहा कोई, खास थोड़ी बहुत ग्रामर आती है आपको, इतनी सी जितने में समझ रहा हूँ उस चीज़ को। ठीक है, कोई मसला? तो बाकी चीज़ एक्सप्लेन्ड है, PDF दूंगा तो एक्सप्लेन्ड है, तो आप उसको रीड आउट करके भी समझ सकते हो। मैं लिखाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू राइट, समझना है सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को। रूल 4, सब्जेक्ट वन वर्ब एग्रीमेंट, मतलब पहले सब्जेक्ट से वर्ब अगर एग्री कब करेगा, When two or more subjects are joined by these words, अगर दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड्स के साथ ज्वाइन हो जाएं, as well as, besides, with, in addition to, together with, along with, but, except, तो जो वर्ब होगा ना वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के लिहाज से लगेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को देखते हुए। क्या मतलब इसके सर? एग्जाम्पल देखें, द प्रिंसिपल एज वेल एज ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारे पास एक पूरा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हुआ, ये हमारे पास जो मेरा नाउन फ्रेज यूज़ किया जा रहा है इसके अंदर है। ठीक है, तो द प्रिंसिपल है और ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हैं,
एज वेल एज का वर्ड आ गया तो ये पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब अग्री करेगा। तो प्रिंसिपल के लिहाज से क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल चूंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। द प्रिंसिपल एज वेल एज द फैकल्टी मेंबर्स इज इन्वाइटेड टू द पार्टी। आर नहीं होगा, अगर तो सेंस आर के जा रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग हैं कि प्रिंसिपल भी और फैकल्टी मेंबर्स भी हैं तो आर इन्वाइटेड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। इन वर्ड्स के साथ जब भी अगर हमारे पास कोई अगर सब्जेक्ट बनता है तो फर्स्ट वाला जो होता है ना हमारे पास नाउन या प्रोनाउन जो भी, तो उसके लिहाज से वर्ब का को जो है लगाया जाता है। ऐसे ही हुआ है ना इसके अंदर। तो यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कर दिया कि एज प्रिंसिपल इज अ सिंगुलर नाउन वी शैल यूज सिंगुलर वर्ब, सिंपल, ठीक है। अच्छा, कभी कभार सेकंड सब्जेक्ट अग्री करता है, वो वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, जब सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाएगा ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में नाइदर नॉर, आइदर और, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी होता है, ठीक है। एक और भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मैंने मिस कर दिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब देखो जरा इसमें, तो अब सेकंड वाले से अग्री करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेस ऑफ यस दिस हॉस्पिटल इज या आर वेरी कैपेबल, ठीक है। नाउ आर और इज, यस, देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया ना, तो अब डॉक्टर को नहीं देखना है, नर्सिस को देखने के लिए ऐसे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, आर वेरी कैपेबल, सही। अब यहाँ देखो, नाइदर बुक्स नॉर बैग, इज लगा, क्यों लगा समझ में आ गया ना, क्योंकि बुक्स को नहीं देखना, बैग को देखना, सेकंड वाला नाइदर नॉर आ गया ना, तो इज लगा दिया। आइदर यू और आई, यस, यू को देखते हुए आर नहीं लगाना है, आई को देखते हुए एम लगेगा। आइदर यू और आई एम गोइंग आउट टुडे, तो नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें सेकंड सब्जेक्ट, और ये सारे वर्ड्स आ जाए एज वेल एज वगैरह, इन एडिशन टू वगैरह, तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात है, ग्रामर के रूल्स है, सेट रूल्स हैं, इन पे चलना है। अब यहाँ बहुत सारी चीज़ें कोलैप्स करेंगे आपके कॉन्सेप्ट से कि सर यहाँ तो प्लूरल का सेंस बन रहा है इन सब में, लेकिन लग क्यों रहा है सिंगुलर, तो रूल्स हैं, ठीक है। तो मसला क्लियर, समझ में आ गई बात सारी, ये दोनों इसमें रूल्स नंबर रूल 4, रूल 5। रूल 6 हमारे पास क्या है कि फ्रेज एंड क्लॉज बिटवीन सब्जेक्ट एंड, ये बहुत आसान बात है, ये ऑलरेडी पता है आपको, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, बट आप उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं कि ये चीज़ क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेज एंड क्लॉज बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई पूरा जुमले का एक बड़ा टुकड़ा आ जाएगा जो एक्सप्लेन कर रहा होगा सब्जेक्ट को, लेकिन अब जो स्टार्टिंग वाला वर्ड होगा उसी क्लास से देखेंगे क्या चीज़ है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, द टीचर्स इन द स्टाफ रूम डैश वेटिंग फॉर द बेल टू रिंग। अब द टीचर्स इन द स्टाफ रूम में आपको पता है कि जो टीचर्स है ना, ये हमारा असल में सब्जेक्ट है। इन द स्टाफ रूम ये सब्जेक्ट नहीं होता हमारा, तो टीचर्स को देखते हुए हम लगाते हैं ना आर वेटिंग फॉर। कभी तो ऐसा तो नहीं कहते टीचर्स इन द स्टाफ रूम इज वेटिंग, तो जब कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज वगैरह आ जाता है कोई, तो हम उसमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं टीचर्स को, तो हम इस पर टीचर्स के लिहाज से फैसला करेंगे। या फिर द बुक्स विच वर गिफ्टेड बाय मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आर स्टिल देयर इन माई लाइब्रेरी। तो कि ये जो है ना बुक्स ही यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट है, बाकी विच वर गिफ्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। वो किताबें जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने गिफ्ट किया था, तो प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वो किताबें है, दैट्स वाई वहाँ पर आर लगाया गया। ऐसा होता है ना भी समटाइम्स कभी कभार, ये तो हम देखते हैं अक्सर के लॉन्ग वर्ब्स सब्जेक्ट चल रहे होता है तो फर्स्ट वाले क्लास अग्री करवा लेते जो शुरू में लिखा होता है, ठीक है। रूल 7 हमारे पास है वन एंड ओनली वन ऑफ। जब ये वर्ड्स हमारे पास आ जाए वन ऑफ या ओनली वन ऑफ, तो क्या होगा। अब इसके अंदर दो चीज़ें देखें, वन ऑफ प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, या सिंगुलर वर्ब या सिंगल वर्ब कह सकते हैं। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ आया, ये वन ऑफ आया उसके साथ प्लूरल नाउन आ गया, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। वन ऑफ द बॉयज इज वेटिंग आउटसाइड, आर वेटिंग आउटसाइड नहीं होगा, तमाम बॉयज में से एक जो है सिंगुलर सेंस में सिंगुलर का ही आ रहा है, वन ऑफ द बॉयज इज वेटिंग आउटसाइड, तमाम लड़कों में से एक लड़का वो इंतजार कर रहा है बाहर। ये तो चलो ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरा देखते हैं सेकंड, वन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आ जाए और फिर हु आ जाए तो फिर प्लूरल वर्ब लगेगा। अब जैसे देखो, आलिया इज वन ऑफ द गर्ल्स हु रेस्पेक्ट एंड ओबे देयर पेरेंट्स। अब देखो जरा, वन ऑफ आया, ठीक है, तो वन ऑफ के बाद ये हमारे पास आ गया प्लूरल नाउन, ठीक है, देखते रहो उसको, ठीक है, प्लूरल नाउन। फिर हुआ आया, अब यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। मतलब सिर्फ जैसे करें ना वन ऑफ द बॉयज हु आर,
जैसे यहाँ पर भी प्लूरल आया ना, वन ऑफ द गर्ल्स हु रेस्पेक्ट्स नहीं होगा यहाँ पर, चूँकि हु जब आ जाएगा इसके फ़ौरन बाद से तो हम उसको फिर उसको हम प्लूरल सेंस देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो वन ऑफ द बॉयज़ इज़ वेटिंग आउटसाइड, नहीं लेकिन ये हो ना कि वन ऑफ द बॉयज़ हु हैज़ रेड हेयर्स, वन ऑफ द बॉयज़ हु इज़, इस तरह से ना, हु वन ऑफ द बॉयज़ हु आर गोइंग देयर, मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो वन ऑफ आया, उसके बाद द गर्ल्स प्लूरल नाउन आया, फिर हु आया, उसके बाद हमारे पास प्लूरल वर्ब आएगा। तो अगर सिर्फ वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आएगा तो फिर हम इसको उस सूरत में सिंगुलर कंसिडर करेंगे, लेकिन वन ऑफ के बाद अगर हु भी आ जाएगा ना प्लूरल नाउन के साथ तो सूरत हम क्या करेंगे, उसमें हम उसको प्लूरल वर्ब देंगे, उसको एस या एस नहीं लगाएंगे उसके अंदर फिर। तो यहाँ पर देखो जाए तो दोनों में वन ऑफ आ रहा है, तो वन ऑफ द बॉयज़ इज वेटिंग आउटसाइड, आल इज वन ऑफ द गर्ल्स हु रिस्पेक्ट एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो यहाँ रिस्पेक्ट्स और ओबेज नहीं होगा जैसे ऊपर हुआ। समझ में आ रही है बात क्या बताना चाह रहा हूँ, हु के रिलेटिव प्रोनाउन के आने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है इस चीज़ के अंदर। तो ये वन ऑफ का भी रूल याद रखिएगा कि वन ऑफ जब आता है तो उसमें भी अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिंगुलर लगाएंगे कि प्लूरल लगाएंगे। तो हु आ जाएगा तो प्लूरल है, हु नहीं आया तो सिंगुलर है, इस तरह से याद रखें। क्लियर है? तो ये रूल नंबर 7 हमारे पास कहलाता है। रूल 8, अब ये सिंपल रूल्स हमारे पास हैं, ये सारे रूल्स एक साथ बात बता दे रहा हूँ। जरंड, इन्फिनेटिव, फ्रेज, क्लॉजेस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के तौर पे जब आ जाएं तो सूरत में हम उनको सिंगुलर वर्ब के तौर पे कंसीडर करते हैं, और बड़ी आसान सी बात है, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। मतलब ये नहीं कि ना टर्मिनोलॉजीज थोड़ी मुश्किल आ जाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। टीचिंग, अच्छा जरंड किसे कहते हैं, व्हाट इज़ जरंड? चले आप बताएं, चले थोड़ा सा मैं स्लो करता हूँ पेस को, ऐसे ही पूछता देखता हूँ आपकी ग्रामर की ग्रिप कितनी है। व्हाट इज़ द जरंड? ing form of subject, that's right, yes, swimming, yes, बिल्कुल। gerund तो वर्ब जो ing फॉर्म वाले जो वर्ड होते हैं ना, तो इनको हम एज अ वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ नाउन भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम उनको एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं तो हम उनको gerund कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि आई एम स्विमिंग, तो यहाँ पर स्विमिंग gerund नहीं है, यहाँ वर्ब है। स्विमिंग इज़ माई हॉबी, यहाँ gerund है। ऐसे ही होता है कि राइट, गुड। इन्फिनेटिव किसे कहा जाता है? तो ये तो अब समझ में आ गया सर, आईएनजी फॉर्म। व्हाट इज इन्फिनेटिव? ऐसे ही पूछ रहा, आप बताइए, थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं कोर्स को। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? नहीं, 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, 2 के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जब भी आते इसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। आई वॉन्ट टू गो देयर, तो टू गो जो आया ना, दिस इज इन्फिनेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आती है, 2 के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसको कहा जाता है। आई वॉन्ट टू गो देयर में जो गो है ना वो इन्फिनेटिव है। समझ गए? इसी तरह से फ्रेज, फ्रेज किसे कहा जाता है? नाउन के बाद वर्ब और पूरा मतलब हाफ ऑफ सेंटेंस हो, हाफ ऑफ सेंटेंस विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ मीनिंग, वर्ड्स मिले और मीनिंग ना बने, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज। अब बहुत सारे फ्रेज होते हैं, एडवर्बियल फ्रेज, नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, वो एक अलग दुनिया है, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ इन द मार्केट, इन द मार्केट एक फ्रेज हो गया, दैट इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। तो मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा लेकिन वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है ये, दैट्स कॉल्ड अ फ्रेज। क्लॉज किसे कहा जाता है? सेंस कंप्लीट देगा बट पार्ट, ये भी पार्ट होगा। क्लॉज से मुराद लाइक सब्जेक्ट और वर्ब जिसके अंदर लाजमी आ जाए लेकिन वो किसी और के साथ जुड़ा हो जुमले में, ठीक है, ये सेंस दे रहा होता है। जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो यहाँ 2 क्लॉज अलग अलग आ रहे होते हैं। अब वो क्लॉज फिर आगे जब हम अलग से पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल क्लॉज और इस तरह सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो वो बताऊँगा उसमें डिटेल उसके बारे में। तो मैं ऐसे चेक कर रहा था आपको कितने ग्रामर के टर्म्स पता है, जरंड, इन्फिनिटिव, फ्रेज, क्लॉज, ये लिखा होता है अक्सर बट पता कम होता है। और जब ये सब आ जाएंगे ना तो उनको हम सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे, प्लूरल नहीं करेंगे। जैसे देखो, टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, तो जरंड आया है यहाँ पर, सिंगुलर कंसिडर किया गया। टू पेंट द वॉल्स इज हिज हॉबी, टू पेंट, इन्फिनिटिव, 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर कंसिडर किया, इज हिज हॉबी। स्ट्रॉलिंग ऑन द ट्रैक अलॉन्ग द लेक इज अ रिफ्रेशिंग एक्ट, स्ट्रॉलिंग ऑन द ट्रैक अलॉन्ग द लेक, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये फ्रेज की सूरत में आ रहा है ना, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑन द ट्रैक अलॉन्ग द लेक, ये भी सिंगुलर कंसिडर किया गया, तो इज आ गया यहाँ पर। व्हाट इज सेज, ये क्लॉज एक है, ठीक है। पूरे सब्जेक्ट में आपको एक नाउन भी दिख रहा है और एक वर्ब भी दिख रहा है, सच ऐसा ही है। तो व्हाट इज सेज, तो ये सिंगुलर कंसिडर करेंगे, तो इज अ वाइट लाई, जो भी वो कहता है वो सफ़ेद झूठ है। तो कहने का मकसद जेरंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, ये सब हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं उसको,
एक बेसिक पता भी थी हमें ये बात, ठीक है ओके। अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम पीरियड, ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, ये सब भी सिंगुलर होते हैं। 6 माइल्स अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, पहले 6 माइल्स अपनी तरफ से पहले लिखता हूँ, इज या आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, या 6 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगरचे माइल्स आ रहा है तो 6 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसा नहीं। 10 मिनट्स इन आर डेंटिस्ट चेयर फील या फील्स लाइक अ लॉन्ग टाइम, फील्स लाइक अ लॉन्ग टाइम, चूंकि 10 मिनट्स टाइम आ गया, ड्यूरेशन आ गया, ठीक है। तो इसको हमेशा सिंगुलर कंसिडर करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 वॉल्स इज 12 feet, नॉट आर। $50,000 वॉज अ हैंडसम अमाउंट टू टेम्प्ट बाय द न्यूली कपल, ठीक है, समझ गए। तो $50,000 की अमाउंट आ गया, करेंसी आ गई, तो उसको हमने सिंगुलर कंसिडर किया। कोई भी अमाउंट आ जाए, डिस्टेंस आ जाए ना, टाइम आ जाए, उनको हमेशा सिंगुलर कंसिडर किया जाए, तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं उसके साथ, क्लियर है। रूल 10 है फ्रैक्शन या परसेंटेजेस। फ्रैक्शंस में कोई चीज़ आ जाए 2/3, 1/3 या 60%, 30%, उसको तो क्या, उसको क्या कंसिडर किया जाता है। तो व्हेन देयर इज अ फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ एनी नाउन, यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन। इफ द नाउन इज सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, द नाउन इज प्लुरल, प्लुरल वर्ब। अब जरा देखो, जैसे कि 50%, अब ये खुद बता दें, खुद 50% सिंगुलर प्लुरल नहीं है। 50% ऑफ द बुक, सिंगुलर आ गया ना, तो हैज बीन रेड बाय मी। नीचे देखो, हाफ ऑफ द बॉयज, फ्रैक्शन आ गया, बॉयज आया तो फिर आर। तो परसेंटेज या फ्रैक्शंस के बाद अगर सिंगुलर आया तो सिंगुलर वर्ब, प्लुरल आया तो प्लुरल वर्ब। डायरेक्टली हम फैसला नहीं कर सकते उसको देखकर, जैसा कि 50% ऑफ द बॉयज हैज हुआ और हाफ ऑफ द बॉयज आर हो गया। जबकि देखा जाए तो दोनों में बात वही कर रहे हैं, मतलब 50% ही हो रही है इसके अंदर भी देखा जाए तो, बट रूल्स यही है। फ्रैक्शंस या परसेंटेज आ जाए तो फिर नाउन को देखते हुए फैसला करते हैं सिंगुलर या प्लुरल का। तो मसला 10th रूल समझ में आ गया, सारे रूल्स। तो बेसिक रूल्स चल रहे हैं, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको कहा जाता है। तो आगे जाके कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती जा रही है, हमें पता लग रहा है, अच्छा इसके साथ ये यूज़ होगा, इसके साथ ही अली उस्मान कराची, ये सब सिर्फ नहीं आता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। हम लोग तो बच्चों ने ही शी इट सिर्फ यूज़ किया और कुछ यूज़ नहीं किया। रूल 11 हमारे पास है, एक मिनट, ओके सॉरी, रूल 11 हमारे पास है नंबर ऑफ। अगर नंबर ऑफ ये वर्ड्स आ जाए, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज, इस तरह से अगर आ गया तो उस सूरत में हमारे पास क्या किया जाएगा। तो ये सब कर ले, फिर प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो उस वक्त मैं ये सब रिपीट नहीं करूँगा, रूल्स को आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा। द नंबर ऑफ भी हो सकता है, आ नंबर ऑफ भी हो सकता है। द नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लुरल नाउन आएगा और सिंगल वर्ब इसके साथ हम लोग यूज़ कर लेंगे, सिंगुलर के तौर पर कंसिडर करेंगे जब द नंबर आ जाए, और आ नंबर आ जाए तो फिर प्लुरल वर्ब हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, द नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स ग्रेन्स ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो द नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज लगाया हमने, क्योंकि द नंबर आ गया तो द नंबर के साथ हमेशा हम लोग उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, और आ नंबर आ गया तो प्लुरल होगा। जैसे कि देखो, a number of girls are ready to play a cricket match। a number और द नंबर, समझ में आ गया बात। द नंबर है तो सिंगुलर है, आ नंबर है तो प्लुरल है, सही है। तो द नंबर ऑफ बसेस अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि द नंबर ऑफ बसेस इज या आर इंक्रीजिंग, तो क्या होगा इसमें, बोलो, इज इंक्रीजिंग होगा, आर तो नहीं होगा, द नंबर आ गया ना। a number of boys इज या आर वेटिंग आउटसाइड, आर वेटिंग आउटसाइड, सही है। अभी एग्जाम्पल तो 100 निकाल सकते हैं इसके अंदर से आप, मैं सिर्फ आपको एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेसिक्स के लिए। रूल 12 है मेजॉरिटी माइनॉरिटी, ये वर्ड्स अगर आ जाएं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, तो इनको हम सिंगुलर के तौर पे ही लेते हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स को, अक्सरियत अकलियत। द मेजॉरिटी इज विथ अस, मेजॉरिटी इज विथ अस मतलब माइनॉरिटी इज विथ अस, तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी सबको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, प्लुरल नहीं करते हैं, क्लियर। हाँ, लेकिन जब मेजॉरिटी ऑफ के बाद नाउन आ जाएगा ना, या माइनॉरिटी ऑफ के बाद नाउन आ जाएगा, फिर हम नाउन के लिहाज से फैसला कर देंगे कि क्या चीज़ बननी है। जैसे द मेजॉरिटी ऑफ द एक्टर्स, तो अब क्या हो जाएगा, अब एक्टर्स प्लुरल हो गया तो आर अपीयरिंग इन द न्यूली मेड लाइक मूवी। द मेजॉरिटी ऑफ बॉयज इन कराची आर फेल्ड, द मेजॉरिटी ऑफ इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स आर फेल्ड। तो चूंकि मेजॉरिटी के बाद प्लुरल आया तो प्लुरल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ मेजॉरिटी माइनॉरिटी आता है तो उसको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं। मेजॉरिटी इज़ नॉट ऑलवेज राइट, बोलते हैं ना कि मेजॉरिटी इज़ नॉट ऑलवेज राइट, अक्सरियत हमेशा सही नहीं होती है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, तो पता होना चाहिए।
मैंने अलग अलग रूल्स में उसको बना दिया, वरना ये चीज़ें ऑलरेडी पता होती हैं, ठीक। नेक्स्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे पास होते हैं। प्रोनाउन किसे कहा जाता है पता है? इन द प्लेस ऑफ नाउन, यस राइट। वो अल्फाज जो हम नाउन के बदले में इस्तेमाल करते हैं उनको हम लोग जो है वो प्रोनाउन कहते हैं। अब एक प्रोनाउन तो बड़ा, एक तो डेफिनेट प्रोनाउन हमारे पास होता है, आई यू वी दे ही शी इट, और एक होता है इनडेफिनेट जिसमें हम किसके बदले में इस्तेमाल करें हमें पता नहीं होता है। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि थिंग, वन, बडी, ये सब आ रहे होते हैं इनमें। नो वन, नो बडी, नथिंग, एवरी वन, एवरीबडी, एवरीथिंग, सम वन, समबडी, समथिंग, एनी वन, एनीबडी, एनीथिंग। ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम लोग क्या, दीज आर कॉल्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस इंक्लूड कंपाउंड्स ऑफ लाइक बॉडी, थिंग, वन, ये सब आ रहे होते हैं, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब हमेशा इनके साथ इस्तेमाल करते हैं, कभी भी प्लूरल यूज़ नहीं करेंगे। अब ये बहुत सारे हो सकते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज या आर फेल्ड। अब बताओ क्या होगा? इज फेल्ड। आर फेल्ड तो नहीं होगा, क्योंकि एवरी, ईच ये सब आ जाए तो सूरत में हम उसको जो है वो हमेशा कंसिडर करते हैं कि ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज इज गोइंग टू ब्रिंग अ सिंगल डिश इन द पार्टी। ईच आ गया तो फिर उस सूरत में सिंगुलर है। तो जब भी ये इस तरह के वर्ड्स आ जाए, सारे मैंने आपको दिखा दिए, लिस्ट बनी हुई है इंडेफिनिट प्रोनाउन की, आप घर पे जाकर उसको याद कर लेना, देख लेना कि ईच, एवरी, ईदर, नाइदर, ये सारे जो वर्ड्स हमारे पास होते हैं, समबडी, एवरीबडी, एनीथिंग, समबडी, समथिंग, समथिंग, ये सारी चीज़ें इन सब के हम सिंगुलर काउंट करते हैं। समथिंग इज़ इन माई पॉकेट, एवरीथिंग इज़ इन माई पॉकेट, नोबडी इज़ इन द रूम, मतलब हमेशा इज़ लगेगा या हमेशा सिंगुलर वर्ब्स लगेंगे उसके साथ। अब आप अपने जहन में 15-20 जुमले बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रही है। इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर लगेगा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। कोई मसला? क्लियर, इजी। अच्छा, प्लूरल भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन से क्या मुराद होता है, ये हमारे पास कुछ है, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि फ्यू है, फ्यू, मैनी, बोथ, सेवरल, इन सब को हमेशा यहाँ पर हम प्लूरल कंसिडर करेंगे। फ्यू, मैनी, बोथ, सेवरल, जब भी ये आ जाएंगे ना इनको हमेशा प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। जैसे मैनी बॉयज आर डूइंग पार्ट टाइम जॉब टू सपोर्ट देयर पेरेंट्स, इसी तरह से होता है ना कि सेवरल स्टूडेंट्स आर फेल्ड, फ्यू स्टूडेंट्स आर नॉट फेल्ड, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट आर फेल्ड, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी बोथ, मैनी, फ्यू, सेवरल आ जाएगा तो उसके साथ हमेशा प्लूरल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गया। अच्छा, स्केप्टिकल इंडेफिनिट प्रोनाउन, स्केप्टिकल से क्या मुराद होता है कि जिसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसको हम लोग इस तरह सनम से याद, सनम से याद रखते हैं। सनम इसका क्या हो गया? सनम इसका हो गया एक लाइक एक निमोनिक हो गया सनम, सम, ऑल, नन, एनी, मोस्ट, सनम। इनके साथ पता है क्या मसला होता है सनम के साथ कि ये आगे वाले वर्ड देखते हैं, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। जैसे कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स, अब सम से कुछ नहीं पता लगता कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे है ना कि इन सब से पता लग रहा है कि ये सब के सब प्लूरल है, एवरीवन, एवरीबडी, ये सब के सब सिंगुलर है, बट इसका नहीं पता। इसके हम क्या स्टूडेंट्स को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लूरल आ गया तो हैव लगा देंगे, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क। इसी तरह मोस्ट ऑफ द बुक, अब सनम में से एक है ना मोस्ट है, तो बुक सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज अबाउट लाइफ ऑफ अ टीचर, मोस्ट ऑफ द बुक इज अबाउट द लाइफ ऑफ अ टीचर। तो ये जब ये सम, ऑल, नन, एनी, मोस्ट आ जाए तो सूरत में हम देखते हैं अगला वर्ड कौन सा। ये स्केप्टिकल कहता है ना, स्केप्टिकल का मतलब इसमें शक हो, ऐसा पता नहीं हो कि यार क्या लगाना है, लेकिन ना तो वो आगे देखते हुए फैसला करेंगे। तो ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कुछ सिंगुलर है, कुछ प्लूरल है, कुछ दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करता है आगे वाले वर्ड पर। समझ गए? ये एग्जैक्ट रूल्स हैं, दुनिया में यही रूल्स फॉलो किए जाते हैं व्हेन एवर यू राइट समथिंग, ठीक है। तो भैया कि प्रैक्टिस करने पर ही आपको आएगा, ऐसा तो नहीं कि अभी पढ़ लेंगे और आपको सब याद हो जाएगा, रिवाइज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पीछे भूल चुके होंगे। तो ये हमारे पास लास्ट चीज़ें होंगे, तो मैं ज़रा फाइनली इसको मैं क्या करता हूँ, इसको रिपीट करता हूँ। 2:21 हमारे पास टाइम है वैसे तो मैं इसको रिपीट करता हूँ, फिर देखता हूँ थोड़ा, पर मैं ऑफ पहले भी कर सकता हूँ, तो कोई ऐसा मसला नहीं। जो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है मैं क्लास को ऑफ कर देता हूँ, फिर वो पहले जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आगे तक लेकर जाऊँ आपको ज़्यादा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा आप डाउन हो चुके हैं, ठीक है। तो और फिर मज़ा नहीं है, वो अजियत लग रही होती है ना कि बच्चों को अजियत आप दे रहे हैं तो मैं वो नहीं चाह रहा हूँ आपको देना, ठीक है। एग्जाम मेरे इरादा था भी नहीं कि मैं आज आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊँ, ठीक है। वो फ्रेश माइंड के साथ करेंगे ना, घर से पढ़ के आना ठीक से, तो फिर फ्रेश माइंड के साथ एक्सरसाइज करेंगे ना तो सही लगेगा, मज़ा भी आएगा करने में। फिर अभी थक चुके हैं ना इसको कर करके,
चलो भाई, तो रूल्स को रिपीट कर देते हैं बस, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया आज कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में आज हमने बात की है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, डोर ऑफ एन एक्शन। 3 तरह के होते हैं सब्जेक्ट, ये बताया, सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, जो एक नाउन होता है, सिंगुलर या प्लूरल। कंपाउंड सब्जेक्ट का बताया जिसमें हमारे पास 2 नाउन्स हमारे पास जुड़े हों, एंड और नॉर इन सारे वर्ड्स के साथ, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट क्या होता है, वो लॉन्ग सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। जो लॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है वो बहुत तरह के होते हैं, वो मैंने बता दिया, घर पे देख लेना। पहला रूल क्या था कि अगर सिंपल सब्जेक्ट आ जाए तो अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। ये सबसे आसान रूल यही था जो हमें पता था। उसके बाद सारे कॉम्प्लेक्स आने शुरू हो गए उसके आगे। कंपाउंड सब्जेक्ट, अगर कंपाउंड सब्जेक्ट आ जाएगा तो सूरत में उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, प्लूरल, ठीक है। तो आपने देखा कि उसमें अली एंड उस्मान, आर, इस तरह से लगा। हाँ, और लेकिन अगर कभी कभार कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगल सेंस दे रहा होता है, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ पर हम उसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 3, रूल 3 हमने क्या पढ़ा था कि अगर कंपाउंड सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल आ जाए ए एंड द, या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आ जाए लाइक माई, योर, आवर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर कंसिडर करेंगे। एक्सेप्शन क्या था, अगर दोनों नाउन से पहले अगर द आ जाए या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो प्लूरल कंसिडर करेंगे। दैट्स रूल 3। समझ में आया था ये सबको। रूल 4 में क्या था कि अगर एज वेल एज, इन एडिशन टू, इस तरह के वर्ड्स अगर आ जाएँ तो जो पहला वर्ब होगा, पहला सब्जेक्ट लगा होगा, उसी के लास्ट से फैसला करेंगे। लेकिन अगर आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए तो फिर सेकंड जो सब्जेक्ट लगा होगा उसके लास्ट से वर्ब लगेगा। ऐसे ही था। उसके बाद अगर रूल 6 में क्या बताया था कि अगर कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए या फिर क्लॉज आ जाए सब्जेक्ट के बाद जो इसको एक्सप्लेन कर रहा हो, तो जो पहला सब्जेक्ट लगा हुआ उसी के लास्ट से हम लोग फैसला करते हैं कि वर्ब क्या लगेगा। तो इसमें हमने देखा, इसमें रूल 7 में देखा कि वन ऑफ आ जाए या फिर वन ऑफ के साथ, अगर सिर्फ वन ऑफ आ जाए तो वो हमारे पास सिंगुलर होता है। वन ऑफ के साथ हु भी आ जाए तो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद रूल 8 देखा था, जेरेंड, इन्फिनिटिव वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। रूल 9 में देखा था, अमाउंट हो जाए, डिस्टेंस हो जाए, ठीक है, या फिर कोई ड्यूरेशन हो जाए, कोई वेल्थ हो जाए, $50 वगैरह, सारे हमारे पास सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। फ्रैक्शंस अगर आ जाते हैं, फ्रैक्शंस या परसेंटेजेस आ जाए तो अगला वर्ड देखते हैं, वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल, ऐसा ही। नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ आ जाए तो सिंगुलर, आ नंबर ऑफ आ जाए तो प्लूरल। मेजॉरिटी माइनॉरिटी, सिर्फ मेजॉरिटी माइनॉरिटी लिखा हो तो सिंगुलर है, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ के बाद कोई नाउन आ जाए तो उस सूरत में क्या करेंगे, नाउन के लिहाज से फैसला कर लेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द बॉयज़ है तो प्लूरल है, मेजॉरिटी ऑफ द बॉय है तो सिंगुलर है। सर माइनॉरिटीज कोई वर्ड है? माइनॉरिटीज़ नहीं, ये कोई वर्ड नहीं? कोई वर्ड नहीं है, नाउन है ना, ये नाउन के साथ हम नहीं यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर आ जाए तो उस पहले तो समवन, मतलब वो वाले समवन कह रहा हूँ, सॉरी, लाइक ईच, एवरी, ये सब वाले जो होते हैं, या वन, बडी और थिंग आ जाए जिनके आखिर में, उनको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर मैनी आ जाए, बोथ आ जाए, सेवरल आ जाए तो सूरत में उसको प्लूरल कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर सनम वाले आ जाए तो अगला वर्ड देखते हैं, अगर वो सिंगुलर तो सिंगुलर, वो प्लूरल तो फिर प्लूरल, यही है एक्सेप्शंस के लिहाज से। तो ये ओवरऑल हमने सारे रूल्स देखे, उनको बिल्कुल गोल के पी जाना है, उनको याद रखना है, जहन में रखना है। फिर उनकी प्रैक्टिस आज मैं नहीं करा रहा अभी आपको, तो नेक्स्ट अगर मैं क्लास में इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा तो फिर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रूल्स रिपीट नहीं करेंगे, और साथ में फिर टेस्ट कंडक्ट करूँगा मैं इसका, तो वो चीज़ देखना होगा। क्लास के एंड में कर लेंगे टेस्ट कंडक्ट।